हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम्स सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे छंद से। आज का चैप्टर शुरू करेंगे छंद से। इसके 5-6 लेक्चर आने वाले हैं। लेक्चर बेसिकली कई सारे आएंगे क्योंकि आज मैं छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंद के प्रकारों के बारे में डिस्कस करूंगा और एक छंद जो चौपाई छंद है उसको डिस्कस करूंगा। इसके बाद एक एक छंद के अलग अलग लेक्चर बढ़िया बनते जाएंगे। आप सारे देखते जाना, सारों के नोट्स बनाते जाना, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम का जो हिंदी का पोर्शन है उसमें जो छंद से क्वेश्चन आएगा, या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें जो छंद से पूछा जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गुरुदक्षिणा के नाम बस इतना ही मांग रहे हैं। अब आइए बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो हमको करना है वो है कि छंद क्या होता है, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रमुख बातें क्या है, छंद में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के छंद होते हैं और उनमें से चौपाई छंद का मतलब क्या होता है। छोड़ेंगे कुछ नहीं, इसीलिए बगल में हम नोट्स रखते हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। चलो, उत्पत्ति मानी जाती है छंद की ऋग्वेद से, अर्थात छंद जो है वो संस्कृत का कॉन्सेप्ट है। ये दो चीजें याद रखना, ये संस्कृत का कॉन्सेप्ट है, ऋग्वेद से उत्पत्ति मानी गई है। ऋग्वेद में सबसे पहले छंद के बारे में बताया गया है और उसके बाद छंद शास्त्र लिखा गया। छंद शास्त्र, छंद शास्त्र लिखा गया। छंद शास्त्र किसने लिखा? एक मुनि हुए हैं हमारे, पिंगल मुनि। पिंगल मुनि करके एक मुनि हुए हैं, उन्होंने छंद शास्त्र लिखा जिसे हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। उसमें छंद के बारे में अच्छे से समझाया गया है। उसमें छंद के बारे में अच्छे से समझाया गया है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो छोटी मोटी कविता तो तुम भी कर सकते हो। हम भी छोटी मोटी कविता इसी को पढ़ के अच्छे से करना सीखे थे। ये बातें नोट कर लिए। ये तो हो गई उत्पत्ति, शास्त्र, मुनि वगैरह। अब होता क्या है वो समझो। देखो, किसी भी रचना, गद्य या पद्य, हम जनरली बात करेंगे पद्य की, जिसमें यानी कविता, काव्य, जो तुम्हारा कहना हो, मैं जो अक्षरों, विरामों और मात्राओं का एक नियत क्रम होता है, जिसके कारण वो रचना अधिक रसयुक्त, अधिक प्रभावशाली बनती है, उसे छंद कहा जाता है। अधिक रोचक, प्रभावशाली, जो आपको बोलना हो उसे छंद कहा जाता है। पद्य में अक्षरों, विरामों, मात्राओं के नियत नियमों के प्रयोग से, नियत नियमों के प्रयोग से जो हमारी रचनाएं अधिक रोचक बनती हैं, अधिक रोचक बनती हैं, उसको छंद कहा जाता है। ये 3 शब्द बहुत ध्यान रखना, इनके बारे में अभी बात होगी। एग्जाम में अब क्वेश्चन जो जहां से आते हैं अब उसकी पढ़ाई होगी। यहां से अब तक जैसे मैंने जो बताया ना, पिंगल लिंगल जनरली आता नहीं है इससे। ये सब इंटरव्यू में मास्टर अपनी सेख ही बगाड़ने के लिए पूछता है तुम लोगों से। इंटरव्यू में जो भी लेगा वो अपना ज्ञान पे लेगा कि अच्छा बताओ छंद लिखा किसने, वो उनके लिए होता है। अब आओ छंद के अंग। अब हम छंद के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पाद या चरण या पद क्या होता है?
काव्य में जो विराम द्वारा अलग होते हैं ताकि जो भाव है, इसी भाषा में लिखना, वो अच्छे से समझ में आए। क्लिष्ट हिंदी तो मैं भी लिखा सकता हूं इसकी भाषा की, पर वो तुम्हें झेलेगी नहीं और उसको तुम्हें झेलना भी नहीं। क्यों कठिन चीज, क्यों कठिन भाषा याद करनी है? हमें तो सवाल लगाने हैं। समझे? जैसे कोई एक लाइन लिखो, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। अब इसमें जो ये एक लाइन है जो इस एक विराम द्वारा अलग है अगली लाइन से, इसको हम एक चरण बोलते हैं। ठीक है? और जब यहां कॉमा आएगा और यहां पर ये विराम आएगा, तो अब इस पूरी बात को, चूंकि अब ये काफी बड़ा हो गया है चरण, तो हम इसको चरण ना कहकर हम चरण इसको ही बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम पाद या पद बोल देते हैं। समझे? तो जैसे मैं ये बोलूं कि इस जो काव्य है इसमें 2 चरण हैं पर एक पद है, ये याद रखना। 2 पद नहीं है, चरण 1 2, पद ये पूरा है। जहां तक विराम है वहां तक पद है। जहां तक पूर्ण विराम या डबल विराम होता है वहां तक पद होता है। कॉमा जहां तक हो वहां तक चरण होता है, ऐसे याद रखना। और ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि मैं चौपाई में बोलूंगा कि 4 चरण होते हैं, एक चरण में इतनी मात्रा होती है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा कॉमा से पहले इतनी मात्राएं होनी चाहिए या कॉमा से पहले इतने वर्ण होने चाहिए। चरण और पद में यही अंतर है। 2 चरणों के मिक्सचर को पद कहा जाता है, ऐसे लिख लेना। ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चनों से गुजरेंगे ना किसी भी टेस्ट में, उसमें यही लागू होने वाला है। 2 चरणों को मिला के एक पद बनता है, ऐसे याद रखना। अगला वर्ण / मात्रा। वर्ण का लेक्चर तो हम ऑब्वियसली पढ़ा चुके हैं। वर्ण क्या होते हैं? आ वगैरह वगैरह, का खा गा, ये सब वर्ण है। जब भी किसी वर्ण में छोटी स्वर की मात्रा होगी तो उसे एक मात्रा कहा जाएगा। एक वर्ण में बड़े स्वर की मात्रा होगी, दीर्घ स्वर की मात्रा होगी, तो उसे 2 मात्रीय ऐसे कहा जाएगा। अब छोटे स्वर हैं 4, आ, ई, ऊ, री। ये 4 छोटे स्वर हैं, बाकी सारे स्वर बड़े स्वरों में आते हैं। तो ये नोट करो, छोटे स्वर, ह्रस्व स्वर जिसको और शुद्ध बोला जाता है, ये छोटे स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
आ ई ऊ जिसको कहा जाएगा, वो सब बड़े स्वर है, केवल ये 4 छोटे स्वरों में आते हैं। तो वर्ण तो ये हैं, और मात्रा को ऐसे डिनोट किया जाता है कि एक मात्रा दो मात्रा क्या होती है। अब इस मात्रा का यूज क्या है वो समझो। वर्ण और मात्रा क्यों पढ़ाई मैंने तुम्हें अभी 1 मिनट के अंदर अंदर, उसका यूज सुनो। तो यहां यूज आएगा छंद के जो प्रकार होते हैं उसको समझने में। पहला मात्रिक छंद जिसमें मात्रा के नियम लगें। दूसरा वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या किसी नियम से बंधी हो, उसे वर्णिक कहते हैं। और तीसरा विषम छंद, मुक्त छंद, जो तुम्हें बोलना हो कि जिसमें ना मात्रा हो ना वो। जो गद्य होते हैं, कहानियां होती हैं, वो मुक्त छंद की मान ली जाती हैं, क्योंकि उनमें ना मात्रा का नियम लग रहा ना वर्ण का नियम लग रहा है, तो तुम इसे गद्य छंद भी बोल सकते हो। अब मात्रिक छंद में क्या होता है? सममात्रिक, चरणों की मात्रा या पदों की मात्रा में बराबर होती है हमेशा। अर्धसम, यानी कि चरणों या पदों की मात्रा का आधा हिस्सा बराबर होगा, आधा हिस्सा नहीं होगा। और विषम मात्रिक, जिसमें विशेष पद की संख्या फिक्स रहेगी, अगले पद की संख्या भी फिक्स रहेगी, पर वो आपस में बराबर नहीं होंगे, उन्हें विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। अभी एक एक करके इनको डिस्कस आगे करना ही, तो उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये देख रहे हो ना, इसमें सब में मात्रा के नियम लगेंगे। इस सिंगल मात्रा, डबल मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, इस नियम के आधार पे ऐसे बढ़ता है। वर्ण के भी सेम प्रकार होते हैं, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक, यानी कि हर पद में समान संख्या में वर्ण हो, कुछ पदों में समान संख्या में हो, बाकी पदों में अलग समान संख्या में वर्ण हो। विशेष पद में वर्णों की संख्या फिक्स, अगले पद में वर्णों की संख्या फिक्स, पर आपस में बराबर नहीं, तो वो विषम वर्णिक हो जाएगा। तो इस तरह से मात्राओं और वर्ण के आधार पर छंद के प्रकार बनते हैं। इसीलिए वर्ण और मात्रा समझना बहुत जरूरी होता है। अगला संख्या क्रम। संख्या होती है गिनना, कितने वर्ण हैं। अभी मैंने बताया ना कि वर्णों की संख्या फिक्स है, कितने वर्ण हैं, कितनी मात्राएं हैं। और उसके बाद क्रम, छोटी मात्रा के बाद बड़ी आएगी या बड़ी के बाद छोटी आएगी, छोटी के बाद छोटी आएगी। ये जो कुछ नियम बने होंगे जिसके आधार पर छंद बांटे गए, जैसे चौपाई छंद है, उसमें कुछ अलग नियम है कि छोटी के बाद बड़ी ही मात्रा आ सकती है। रोला छंद है, बड़ी के बाद छोटी ही मात्रा आ सकती है। इस तरह के जो नियम बनेंगे क्रम के, मात्राओं के या वर्णों के, कि स्वर के बाद व्यंजन ही आएगा, का वर्ग के व्यंजन के बाद पा वर्ग का व्यंजन ही आएगा, ये इस तरह के जो नियम बनेंगे उसे क्रम कहा जाता है। संख्या और क्रम। जो मात्रिक छंद जैसे भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर जो विभाजन होने वाले हैं वो संख्या और क्रम के आधार पर होंगे, कि इसमें जिसमें जो है जैसे दो प्रकार हैं। सामान्य मात्रिक छंद हो गए तो उसमें 24 से नीचे की व्यवस्था, 24 ही है ना संख्या, सॉरी 26, यस।
तो 26 से नीचे जो वर्ण होंगे, 26 से नीचे जो मात्राएं होंगी उनको सामान्य कह देंगे, ज़्यादा होगी तो दंडक कह देंगे। तो इस तरह से इनके आधार पर विभाजन होता है। सामान्य छंद और दंडक छंद लिखो कि मात्रा के केस में 26 लिमिट है हमारी और वार्णिक के केस में 32 है लिमिट हमारी। समझे? जैसे सामान्य है बराबर 26, दंडक ग्रेटर देन 26 मात्रा में, मात्रिक छंदों में, ठीक है। और वार्णिक छंदों में 32 ग्रेटर देन 32। तो ये मात्रा हो गई कि नहीं हो गई? संख्या के आधार पे हमने भी बांट नहीं दिया दो लोगों को कि किसमें संख्या कितनी होगी। अगला गण रामायण। अब इसमें मात्राएं गिनाओ। तो रा में बड़े आ की मात्रा है तो ये बड़ा है यानी 2 है। माँ में बड़े आ की मात्रा तो यहाँ भी 2 होगा। या में छोटे आ की मात्रा है तो 1 होगा। ड़ा में छोटे आ की मात्रा है तो 1 होगा। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि रामायण में कौन सा गण लगा है तो ये 3 उठा लेना कि इसका गण है 2 1 1 या फिर ये जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है इसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह बोलते हैं, या तो ये लगा देना 1 1। ये इसका गण कहा जाएगा। तो जो अंत होता है या कोई वर्ण विशेष होता है उसमें जो मात्रा का नियम लगता है उसे गण कहा जाता है। अब गण के प्रकार ऐसे मानो 3 वर्ण मिला के गण बनता है। बस 3 मात्रा मिला के गण बनता है। गण है कितने? 8। तो ऐसा नियम बना दिया गया है कि चौपाई में जो है सिर्फ तागण आएगा। तागण मान लो ये, मैं भी ऐसी बता रहा हूं, तागण मान लो ये होता है। तो चौपाई में अंत में इस तरह से अंत होना चाहिए। रोला है उसमें पागण होना चाहिए। पागण होता नहीं है वैसे, मैं बता एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूं जिसको ऐसे कह देते होंगे। तो इस तरह से ये जो क्रम होता है संख्या के आधार पर, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, संख्या के आधार पर सामान्य और दंडक 2 प्रकार के हो गए। क्रम के आधार पर, मात्राओं के वर्णों के क्रम के आधार पर जो विभाजन होगा वो ये उसको गण कह देंगे। तो जैसे पहला है या गण, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मागण, इस तरह से 8 है। तो इनको याद करने का सूत्र लिखो बढ़िया। या माता राज भान सलगा। सलगा। यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। यागण, मागण, तागण, रागण, जागण, भागण, नागण, सागण। 8 गण हो गए। यागण, सागण, इनके आगे गण लगा दिए। इतने गण होते हैं 8। तो इसको लिख लेना। ये कौन से गण होते हैं ये आज तक नहीं पूछा गया कभी कि या गण की मात्रा बताओ, सागण की मात्रा बताओ, ये सब नहीं पूछा गया है। पीडीएफ में हम फिर भी इसको लिख देंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। अभी हमको लेकिन वही पढ़ाना है जो एग्जाम में आ रहा है। इसको तुम पीडीएफ से भाई टाइम मिले तो रट लेना, जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे गण हो गया। अब आओ गति और यति। गति/यति। गति होता है पढ़ने की
तीव्रता। जैसे कि इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, जब छोटे ई की मात्रा हो बड़े की मात्रा हो तो ध्वनि निकालने में जो अंतर है उसको गति बोलेंगे। कि ये तो अंतर टाइम में लग रहा है कि नहीं, तो इसको गति बोल दिया जाता है। यति होता है विराम। यति का दूसरा नाम है विराम। अल्प विराम, पूर्ण विराम, डबल पूर्ण विराम, जो भी तुमको समझना हो उसको विराम कह देंगे, उसको यति बोल देंगे। जैसे मैं और तुम कल चलेंगे। या कल कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है ये यति है, ये जो है ये यति होता है, ये विराम होता है कि यहां पर आके वाक्य रुक गया, यहां पर आके आपने बोलना बंद कर दिया, आप रुक गए, उसको यति या विराम कहा जाता है। गति यति हो गया। और क्या बचा है? तुक। अब पहले ये बताओ कि यहां विराम या यति कहां लगेगा? कॉमा, अल्प विराम यहां, पूर्ण विराम यहां, या फिर पूर्ण विराम यहां, डबल पूर्ण विराम यहां। ओके। अब इसमें कहा जाए कि इस लाइन में तुक मिल रहा है क्या? रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, राम सीता। तो जो आखिरी होता है, जो यति या विराम या वाक्य जो ये है एक, इसके आखिरी का है और इसके आखिरी का है, अगर ये एक जैसे सुनाई देते हो तो इसका मतलब है कि उस छंद में, उस रचना में, उस काव्य में, उस पद में, उस चरण में तुक है। यहां तुक है? नहीं है। राम और सीता एक जैसे सुनाई नहीं देते। सीताराम, अब ये राम राम हो गए, या सीता धाम अब भी सुनाई दे रहा है एक जैसा। तो अब इस वाक्य में, अब इस पद में, अब इस रचना में तुक पाया गया है। पद या चरण के अंत में वर्णों का एक जैसा सुनाई देना, उसे तुक कहा जाता है। नोट कर लो इस चीज को। चलो, अब जो है मात्रिक और वार्णिक छंदों के प्रकार शुरू होंगे। ओके। ठाले कोई, चलो मात्रिक छंद क्या होते हैं वो पढ़ो, जिसमें छंद का मूल आत्मा मात्राओं का
नियमन है कि इस पद में, एक पद में, अर्थात एक पद में मात्रा के नियम होंगे, एक चरण में मात्रा के नियम होंगे, उन्हें मात्रक कहेंगे, जैसा कि अभी बताया। सममात्रक, विषम मात्रक और अर्ध सममात्रक। तो सममात्रक क्या होता है? जिसमें पद या चरण में मात्रा समान होती है, फिक्स होती है, बदलती नहीं है। तीसरे चरण में मात्रा 24 होनी है तो तीसरे चरण में 24 ही रहेगी। दो पदों में मात्रा समान होती है तो समान ही रहेगी। तो इस तरह के जो फिक्स वाले नियम हैं इन्हें सममात्रक कहा जाता है। अब सममात्रक छंद लिखो एक एक करके, टोटल कितना है वो लिखो, उसमें से अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अहीर छंद, लिस्ट बनाओ इसकी। अहीर, तोमर, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा आगे के लेक्चरों में। मानव, चौपाई, अरिल, पद्धटिका या पद्धरी, पद्धरी, ठीक है। सुमेरु, पीयूष वर्ष, बहुत सारे हैं और सारे पढ़ने हैं। जैसे जैसे देखो एग्जाम कठिन होता जाता है कोई भी, तो उसमें फिर वो चौपाई और दोहा से आगे बढ़ के ये सब पूछने लगते हैं। राधिका, लावनी, रोला, दिक्पाल, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, सरसी, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली नहीं, सार, हरिगीतिका, वीर छंद या आल्हा छंद और अंत में ताटंक छंद। सममात्रक छंद ही अकेले इतने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 सममात्रक छंद हैं। एक तो ये नंबर याद रखना है। अब चौपाई अगले ही लेक्चर में पढ़ाएंगे। अब अगले लेक्चरों में एक एक दो दो छंद उठा के सबको पढ़ाया जाएगा विद एग्जाम्पल, विद रूल, जिससे कोई एग्जाम में ये आ जाए कि कोई एक पद दिया हो। सीटेट, यूपीटेट, पीसीएस सभी में ऐसा होता है, वीडियो आरओ सबसे ज़्यादा, कि एक पद दिया होगा कुछ भी और लिखा होगा कि बताओ इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है। तो ये सारे पता होने चाहिए। ये तो केवल सममात्रक हैं, अर्ध सममात्रक भी हैं, विषम मात्रक भी हैं और वार्णिक छंद तो बहुत सारे हैं। सभी को बताया जाएगा अब एक एक करके। तो लेक्चरों से जुड़े रहिएगा। फ़ोटो खींच लो, लिख लो, जो करना है करो। टेलीग्राम पे PDF ले लेना। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे मुझे सपोर्ट मिले।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।